गैंगस्टर ज्यादा लोगों को हुड्डा सरकार में इतने लोगों को हथियार बांटे गए, इतने अवैध हथियार कोई नागालैंड से लाइसेंस बनवा के लिए आया, कोई दूसरे किसी और प्रदेश से लाइसेंस बनवा के लिए आया। और जिन युवकों की आदत बिगड़ी हुई थी, जिनको एक मुफ्त की कल्चर में खाने का एक स्वाद बढ़ा हुआ था, आज उनके ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस जब हुआ है, सारी चीजें पारदर्शिता से नौकरी भी मिलने लगी, ना कोई स्थानांतरण में कोई घूसपैठ चलती, ना कोई सीएलयू में घूसपैठ चलती। तो इस किस्म के जो नियंत्रण हुए हैं उसमें जो गुंडा तत्व जो फायदा उठाता था वो विचलित है थोड़ा सा। देखिए, स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून सन 1975 को भारत के संवैधानिक अधिकारों का जो मूलभूत अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान द्वारा भारत की जनता को प्रदत्त किए गए थे, उन लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया गया, लोकतंत्र का गला घोंटा गया और भारत को आपातकाल के एक ऐसे इतिहास से गुजरना पड़ा 19 महीनों तक, जो सदैव के लिए भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर एक काले अध्याय के रूप में वर्णित रहेगा। 25 जून की अर्धरात्रि 11:45 पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश से भारत की जनता के मौलिक अधिकारों के ऊपर एक इमरजेंसी का अध्याय थोपकर, भारत की प्रेस का गला घोंटकर एक ऐसे कालखंड में भारत को भेजा गया जो सदैव के लिए भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में उस समय की जो भी हुक्मरान थे उनके ऊपर एक कलंक के रूप में, इतिहास के रूप में रहेगा। भारत जो स्वभाव से लोकतंत्र में विश्वास करता है, भारत का नागरिक जो स्वभाव से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंब की कामना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की है। ऐसे भारत के अंदर एक अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए जो मौलिक अधिकारों का गला घोंटा गया, उसी संदर्भ में आज पूरे देश के अंदर इसको काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। से 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को घोटा गया था, वो था संविधान का गला घोंटना। ये तो संविधान में जो कुछ गलत था, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत लचीला संविधान बनाया गया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसमें लचीलापन लाए थे कि लोकतांत्रिक मूल्य सदा के लिए बने रहें, क्योंकि सदैव के लिए कोई भी सिद्धांत कभी लागू नहीं रह सकता। कभी एक सिद्धांत कोई अगर खरा उतरता है तो मूल्यों के साथ साथ, समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी, संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक वर्ग विशेष को तुष्टिकरण के रूप में उनको खुश करने के लिए जो संविधान के अंदर गलत परंपराएं डाली गई, गलत उल्लेख डाले गए, गलत अनुच्छेद डाले गए, 370 की मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूं, उनको जो 23 जून को, आज से 2 दिन पहले, अमर हुतात्मा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चैलेंज किया था कि एक ही देश के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। उन महापुरुषों की जो संकल्प की एक शक्ति थी वो फलीभूत हुई अभी जाके नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के अंदर एक ही कानून को रूप दिया गया। तो धारा 370 जैसी जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ थी, एक अखंड भारत की कल्पना के खिलाफ थी, उन धाराओं को हटाया गया। उनके ऊपर तो कांग्रेस चिल्लाती है कि संविधान के ऊपर चोट की जा रही है, लेकिन कांग्रेस को वो चीजें याद नहीं आती। संविधान तो आज सुरक्षित है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। पूरे देश के हर नागरिक के अधिकार सुरक्षित हैं, उसके मौलिक अधिकार, उसके संवैधानिक अधिकार आज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जो लोग कहते हैं संविधान बचाओ, उनको हम ये याद दिलवाते हैं कि संविधान का गला किसने घोटा था।
अधिकारों की सुरक्षित की बात कर रहे हैं। यूपी में और उड़ीसा के अंदर बाल काट दिए हैं दलित कथा करने पर और नंगा करके उनको छोटा मोटा चला दिया दलितों को। किंक दलितों को उड़ीसा के अंदर यूपी के अंदर लगातार यूपी के अंदर गंजे कर दिया है ओबीसी को भागवत कथा करने पर। इस तरह देखिए, के अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो उड़ीसा में भी हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सभी पत्रकार बंधुओं के सारी चीज़ नोटिस में है कि घटना अगर कोई भी घटी है उत्तर प्रदेश में जब भी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। यूपी के अंदर किसी गुंडे की कोई हिम्मत नहीं, कोई किसी महिला के ऊपर इज्जत के ऊपर हाथ उठा दे या किसी गरीब आदमी के असमत के ऊपर हाथ उठा दे। ये मैं मान लेता हूँ कि घटना घट सकती है, लेकिन उसके बाद में कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वो कानून से बच जाए। उनको ज़रूर संवैधानिक कानून के अंदर जाना पड़ेगा, और जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारे जनता के हैं उनको बहाल रखा जाएगा, और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर आप कह रहे हैं कि थोप दिया गया था, मान लिया एक काला अध्याय है। आपकी सरकार में 2 साल से मणिपुर चल रहा है। क्या प्रधानमंत्री वहां जाकर वो भी संविधान का संवैधानिक देखिए, मेरी बात सुनो। मणिपुर के अंदर मैती समुदाय और दो समुदाय है वहाँ पर, मैती और कुकी। उन दोनों का आपसी लंबे समय से एक मतभेद, आपसी अविश्वास और आपसी पूरी घटनाएं चल रही थी। लेकिन अब मणिपुर पूरी तरह से शांत है। हमारे गृह मंत्री जी, जिनके पास पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी भी उनसे ऊपर, मैं मानता हूँ उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात जब गृह मंत्री के स्तर के ऊपर हल हो जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएं। लेकिन मणिपुर के अंदर आज पूरी तरह से शांति है, कोई घटना नहीं है वहाँ पर, और पूरे प्रदेश के अंदर पूरे शांत वातावरण में सारे के सारे हालात। पिछले कई साल से नजर ही नजर है, पोस्टल वार जारी है। गैंगस्टरों का क्या हाल है कि ठेके लेने के लिए कोई तैयार नहीं। हरियाणा का 4,000 करोड़ का नुकसान होगा उसमें बोली ना देने की वजह से 300 का भी नुकसान 300 ठेका के बोले नहीं जाते हैं। सरकार ने नजर है, हमारा दावा है, मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षित सरेआम धमकियां दे रही है सरकार ने। आपके आपकी पार्टी के बड़े लोगों को भी धमकियां दे रखी है। तो पहले तो माथुराम वाली जलेबी वाला आपने मैटर देखी? हाँ, हमने देखा था। तो सुरक्षा का जो दावा कर रहे हैं आप, ये 50 साल पूरे हुए, इसलिए थोड़ा सा नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात नहीं है, सजगता से काम किया जा रहा है। बात यह है कि हाँ, काबू में थोड़ा सा है, इसमें गैंगस्टर ज़्यादा लोगों को, हुड्डा सरकार में इतने लोगों को हथियार बांटे गए, इतने अवैध हथियार, कोई नागालैंड से लाइसेंस बनवा के लिए आया, कोई दूसरे किसी और प्रदेश से लाइसेंस बनवा के लिए आया। और जिन युवकों की आदत बिगड़ी हुई थी, जिनको एक मुफ्त की कल्चर में खाने का एक स्वाद बढ़ा हुआ था, आज उनके ऊपर जो है ना, चेक एंड बैलेंस जब हुआ है, सारी चीज़ें पारदर्शिता से, नौकरी भी मिलने लगी, ना कोई स्थानांतरण में कोई घूसपैठ चलती, ना कोई सीएलयू में घूसपैठ चलती। तो इस किस्म के जो नियंत्रण हुए हैं उसमें जो गुंडा तत्व जो फायदा उठाता था वो विचलित है थोड़ा सा, और वो विचलित होने के बाद वो घटनाएं भी सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए, बदनाम करने के लिए, या जनता को दिखाने के लिए कि भाई सरकार के काबू में नहीं है, ऐसे गुंडा तत्व घटनाएं करते हैं। लेकिन हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी को मैं लेकिन मैं ये कहता हूँ सारिका जी, वो चीजें सारी की सारी संज्ञान में हैं और उनके ऊपर नियंत्रण पा लिया जाएगा, और गुंडा तत्व नहीं बचेंगे। कानून के दायरे के उनको खींच के उनको जेलों के शिक्षा में खींचा जाएगा। आप एक सामाजिक व्यक्ति भी रहे, पंचायती व्यक्ति भी रहे, मैं आपको लंबे नहीं, मैं तो आज भी हूँ पंचायती। तो किसानों को आपने क्या कहा? फिर पहलगाम पे जब हमला हुआ उसके बाद मेरा अपना सामना हुआ, आपने कहा कि वीरांगनाएं नहीं थी। आपके 2-3 बयानों पे भी कंट्रोवर्सी है, तो किसानों को आतंकवादी कह देना या ये बड़े खराब हैं, नहीं, ना तो ऐसा है सारिका जी, ना मैंने कभी किसानों को आतंकवादी कहा, और ना मैंने पहलगांव में कोई आपत्तिजनक बयान दिया। पहलगांव के विषय में भी मेरा इतना ही कहना था, मैं अहिल्याबाई होलकर की जयंती के ऊपर बोल रहा था, और मैंने सामने बैठी हमारी बहनों से यही आह्वान किया था कि जब भी कोई पहलगांव जैसी घटना हो तो अपने अंदर की अहिल्याबाई को जगाएं,
अपने अंदर की रानी झांसी को जगाएं, अपने अंदर की दुर्गा को जगाएं, और हाथ जोड़ने से कोई आतंकवादी छोड़ता नहीं है। उनका मुकाबला करें, साहस का परिचय दें। बस इतनी बात थी, एक मोटिवेशन की बात थी। और जो आपने किसानों की बात की है, मैंने कभी किसी को आतंकवादी नहीं कहा। सर, स्टैंड गन लेके आतंकवादी किस तरह के हथियार लेके आते हैं, और मैं वहां खड़ी हूँ तो मैं हाथ ना जोड़ के उनके साथ लड़ूं। देखिए, बात ये है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोवर्शियल विषय हो जाएगा। आज तो इमरजेंसी के ऊपर ही ये चर्चा थी, और लेकिन वो आप इसके ऊपर अगर मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे। जो मेरा पूरा, अगर वीडियो 22-23 मिनट का मेरा लेक्चर है, उसमें पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक अपने आज के समय में मोटिवेशन के लिए बात थी कि हमें साहस का परिचय देना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं। एक सवाल अब भी बाकी है, सभी ये जानना चाहेंगे वो चारों आतंकवादी कहाँ गए, मार गिराया या जेल में डाल दिया? केवल आतंकवादी उनके हुए हैं जो आतंकवाद के हिमायती हैं, वो कभी भविष्य में गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनको ऐसी चोट मारी गई है, और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर एक भी कोई आतंकवादी घटना हुई तो हम उसको युद्ध के रूप में लेंगे, और इससे भी बड़ी उनको सजा मिलेगी। साहब, इंद्रजीत जी जो है लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, विषय है तो ये विषय वो नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस समय मंत्री पद स्वीकार किया, उस समय नेहरू सरकार का गठन हुआ, उस समय देश में डिग्निटरीज की आवश्यकता थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चुनाव जीत के नहीं आए थे। महात्मा गांधी जी की सिफारिश के ऊपर कि इनके दिमाग की देश को जरूरत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे, और हिंदुस्तान के सबसे छोटी उम्र के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और वो इकोनॉमिस्ट के बहुत ही गहन उन्होंने अध्ययन किया था। तो उनको जो है ये खाद्य आपूर्ति का विभाग दिया गया था, देश में जरूरत थी उनके दिमाग की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेहरू को जिस पटरी के ऊपर चलना चाहिए था उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, और लगातार तुष्टीकरण की नीति अपना के देश के अंदर एक और विभाजन का बीज बो रहे हैं, तब उन्होंने त्यागपत्र दिया, शेख अब्दुल्ला दे दिया, और वहां पर अलग से झंडा मान लिया गया। और जम्मू कश्मीर में दाखी वहां की जो सामाजिक परिवेश है, वहां जम्मू कश्मीर के मामले में हुकूमत की बात थी, शेख अब्दुल्ला को अलग से अधिकार, और पूरे जम्मू कश्मीर में की विदेश नीति और को छोड़ कश्मीर में लागू नहीं था।